भूखे नंगे तुम्हारा ठेका नहीं लिया मैंने। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 5 साल के बेटे को मारा जो फ्रिज से रात की बची हुई आइसक्रीम निकालकर खा रहा था, और फ्रिज को ताला लगा दिया। मैंने सब्र से आंखें मींच ली। रोते हुए बेटे को कहा कि जो मांगना है भगवान से मांगो, वो सब देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था, पर वह मासूम तो भगवान के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा, भगवान जी, मुझे और माँ को पेट भर खाना दे दो। अपने बच्चे को देखकर तड़प उठी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि भगवान अनाथ बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी भी स्वीकार कर लेंगे। 2 पल बाद ही अचानक मेरे बेटे के मुंह में भी पानी भराया था, क्योंकि मेरी भतीजी आइसक्रीम खा रही थी और मेरे बेटे का मन ललचा रहा था। तभी वो मुझे या अपनी मामी से कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ बढ़ गया था और फ्रिज का दरवाजा खोलकर आइसक्रीम खाने के लिए ढूंढने लगा था। मेरी नज़र उसी पर थी। मैं उस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी, जो पांव की एड़ियां उठाकर आइसक्रीम खाने के लिए देख रहा था। तब उसका हाथ रात की बची हुई आइसक्रीम पर जाकर रुक गई। उसने वह आइसक्रीम खींचने की कोशिश की तो उस कोशिश में सामने रखा दूध का पतीला गिर गया था, जिसको देखकर मेरी भाभी गुस्से से खौल उठी थी। गुस्से में मेरे बेटे के पास पहुंच गई। उसके नंगे पैरों को जोरदार थप्पड़ मारा था। जब एक थप्पड़ से कुछ न हुआ तो उसने 2-3 थप्पड़ और उस मासूम को जड़ दिए थे और कहने लगी थी कि भूखे नंगे, हमने तुम्हारे नखरों के ठेके नहीं ले रखे। उस मासूम के हाथ में रात की बची हुई आइसक्रीम ही तो थी। वह भी उस जालिम ने उससे छीन ली थी और फिर फ्रिज को ताला लगा दिया था। वो मेरे सामने मेरे मासूम 5 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी। उसके जिस्म पर उसके उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगे थे, मगर मैंने सब्र से आंखें मींच ली थी। रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर कहा, इस तरह खुद फ्रिज खोलकर कुछ मत खाया करो। मैंने उसे समझाया, तुम भगवान से प्रार्थना किया करो कि हमारे दिन अच्छे कर दे, या फिर मुझसे मांगा करो, क्योंकि भगवान ही सब देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था। वह भगवान से मांगता और वह मासूम बच्चा तो सच में सर जमीन पर रखकर बैठ गया था और भगवान से रोकर बातें करने लगा था। भगवान, आज मुझे और मेरे माँ को पेट भर रोटी खिला दो। मैं उसके नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाया था और अपने कमरे में लाकर सुला दिया। उसको कोसने लगी थी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथ की जिंदगी बिता रहा था। मगर मैं इस तरह अपने बेटे की भगवान से प्रार्थना पर तड़प उठी थी। उसके शब्दों में बहुत तड़प थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि भगवान बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी भी स्वीकार कर लेता है। 2 पल बाद ही अचानक, मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली के जमुना पार से हूँ। मैं अपने माँ बाप और भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में साफ सफाई के काम करते थे। माँ घर में ही लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी, इसलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से आंगन में सारा दिन लड़कियों की रंग बिरंगी आवाज गूंजती रहती थी। पापा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। मेरा भाई उपेंद्र मुझसे 5 साल बड़ा था, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और गंभीर भी था, शायद इसलिए कि वो बड़ा था। और पापा भी हमेशा उससे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। उपेंद्र भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, इसलिए उसे भी एहसास था कि वे जल्दी कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता था, हमारे घर के हालात अच्छी हो सकती थी। इसलिए उपेंद्र ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की थी। माँ ने भी मेरे लिए बचपन से ही दहेज का सामान जोड़ जोड़ कर रखना शुरू कर दिया था, और वे तो इसी इंतजार में बैठी थी कि जब भी मैं जवान हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह देंगी। माँ हमेशा ये प्रार्थना करती रहती थी, भगवान उपेंद्र को कामयाबी दे दे, अच्छे और साफ सुथरे घर में हम भी रह सके। मगर उसके बावजूद भी माँ पापा से हमेशा इस छोटे से घर में रहकर भी खुश थी और भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलती थी, क्योंकि हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे और हमारे लिए वही बहुत था। जबकि महंगाई जैसे दौर में तो कई लोगों को वह भी नसीब नहीं होती। जिंदगी यूं ही सुकून से बीत रही थी कि अचानक पापा बीमार पड़ गए थे। पहले तो हमें लगा था कि उनको आम सा बुखार था, जो शायद सख्त काम की थकावट की वजह से हो गया होगा। मगर जब कई दिन बीत गए तो उनका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह इसी वजह से कमजोर होने लगे तो माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती। पापा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला पापा को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बन रही थी और उनकी शुगर भी हाई रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने पापा को सख्त समझाया था कि वो काम का दबाव कम कर दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, मगर पापा ने ये सोचकर डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया था कि अगर घर पर ही बैठे रहे तो वह और सुस्त पड़ जाएंगे। फिर घर के खर्च कौन पूरे करेगा, क्योंकि उपेंद्र भी इस वक्त पढ़ रहा था और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए पापा आराम करने के बजाय काम पर जाते रहे।
उपेंद्र इस वक्त 12वीं क्लास में था और पापा के खराब तबीयत को देखकर वह भी परेशान रहने लगा था। तब से ही वो पढ़ाई के साथ साथ पापा का और सारे घर का भी बड़ा बनकर ख्याल रखने लगा था और कभी कभार घर के कामों में माँ की मदद भी कर देता था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर मैं इतना जरूर समझ सकती थी कि हमारी फैमिली उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हमारे हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पापा की बीमारी के बाद माँ पर भी ज्यादा बोझ पड़ गया था, मगर उन्होंने कभी मुझ पर या उपेंद्र पर कुछ जताने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे ताकि कुछ बचत हो सके, घर के हालात ठीक हो सकते थे। अपने तौर पर पापा को भी आराम देने की कोशिश करती और उस पर काम का बोझ कम हो जाता। मैं छोटी थी, मगर अपने तौर पर माँ की मदद के लिए कुछ न कुछ करने की हमेशा कोशिश में लगी रहती और इस तरह मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई और कटिंग आ गई थी। उपेंद्र ने भी बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसने पढ़ाई के साथ ही एक अपार्टमेंट में जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि घर के खर्चों में माँ की मदद कर सकता। मैं भी स्कूल के बाद घर आकर माँ का हाथ बटाती। हमारे हालात पहले जैसे नहीं थे, मगर पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वे हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। जब उपेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था, मगर उसके पास तो कोई भी नौकरी या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसे नौकरी मिलना आसान भी नहीं था। मैं भी इस वक्त कॉलेज में पहुंच गई थी, इसलिए उपेंद्र की कोशिश होती थी कि मेरी पढ़ाई के खर्च भी वह खुद ही पूरे करे, क्योंकि वह जानता था कि पापा के तनख्वाह और माँ की कमाई से सिर्फ घर का खर्चा ही चल रहा था। वह कई महीने कोशिश करता रहा, उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू कर दी थी, जहां उसकी तनख्वाह तो कम थी। हम दोनों भाई बहन के पढ़ाई लिखाई में भाई अपने नौकरी के पैसों से ही खर्च कर रहा था। उपेंद्र बहुत समझदार था, इसलिए उसने हमेशा अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर हमारी ज़रूरत का ख्याल रखता था। वह हमेशा मुझे यही कहता था कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसे मांग लूं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं अपनी ज़रूरत के लिए माँ पापा से किसी को परेशान करती। मेरा भाई उपेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे लगता था कि मैं खुशकिस्मत बहन थी जो मुझे उपेंद्र जैसा भाई मिला था। मगर मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं खुशकिस्मत नहीं थी, बल्कि बदकिस्मत थी और मेरी ज़िंदगी में उपेंद्र की वजह से ही एक नर्क बनने वाली थी। जब पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी तो पापा ने एक दिन उपेंद्र को अपने पास बुलाया और उसको समझाने लगे थे। वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, अपना घर भी बसा लेता, क्योंकि माँ पापा चाहते थे कि उसकी शादी के बाद जल्दी से जल्द मुझे भी अपने घर का कर देते। उपेंद्र तब तो अपनी किसी भी ऐसी इच्छा का इजहार नहीं कर रहा था, बल्कि वह माँ पापा को यही कहता था कि अभी उसने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मगर जब पापा की तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी तो मजबूरन उन्होंने माँ से उपेंद्र के लिए लड़की तलाश करने के लिए कह दिया था। वे अपने ज़िंदगी में ही उपेंद्र के पत्नी और बच्चों को देखना चाहते हैं और अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे। माँ ने भी इस पर नज़र दौड़ाना शुरू कर दिया, मगर जब उपेंद्र को इस बारे में पता चला तो वो कहने लगा, पहले वो मेरी शादी करना चाहता है, बल्कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना था। मम्मी ने उपेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वह बड़ा भाई था, इसलिए वो पहले शादी कर लेता, मगर उसने भी माँ को साफ साफ कह दिया था कि पहले वो मेरी जिम्मेदारी निभाएगा, उसके बाद ही अपने बारे में सोचेगा। आखिरकार माँ ने मेरे रिश्ते के लिए मान गई थी। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा रिश्ता किसी ऐसी जगह पर होता जहाँ लोग मेरी इज्जत करते और मेरी सारी जिंदगी सुकून में बीते, मगर नसीबों का लिखा भला कौन टाल सकता था। खूबसूरत तो मैं थी ही। इस वक्त मेरी उम्र 19 साल की थी जब माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था, मगर उपेंद्र को मेरे लिए कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। वह हर एक में कोई न कोई कमी जरूर निकाल देता, क्योंकि वो मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढ रहा था जो उसकी बहन को रानियों की तरह रखता। मगर आखिरकार उसको मेरे लिए उमेश का रिश्ता पसंद आ गया था। मेरे घर वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ मेरा रिश्ता उमेश के साथ तय कर दिया था। सबको लगा था कि मैं उमेश के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहूंगी, मगर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उमेश 2 भाई थे, उसकी 2 बहन थी, जिसमें से एक भाई और बहन की शादी हो गई थी। उमेश की एक बहन कंवारी थी, उमेश से छोटी थी। इधर मेरे पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए माँ चाहती थी कि जल्दी ही मुझे उमेश के साथ विदा कर दे। उपेंद्र ने पापा को जबरदस्ती घर में आराम से बैठने के लिए रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि माँ को डर था कहीं काम के बीच उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए आराम करने लगे थे। फिर उपेंद्र और माँ ने दिन रात मेहनत की, जितना हो सकता था मेरे लिए जरूरत का सामान बनाया, मुझे उमेश के साथ विदा कर दिया। उमेश एक अच्छी कंपनी में काम करता था
और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसकी छोटी सी फैमिली में मेरा भी दिल लग गया था। मेरे जेठ के 2 बच्चे थे। शादी के शुरू के दिनों में तो सब कुछ बिल्कुल मामूली के हिसाब से था। मैं नई नवीली दुल्हन थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे उस घर में ज़्यादा कोई काम तो नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनके घर की हालात मेरे घर से बहुत अच्छे थे। जिस घर में वे विदा होकर आई थी वहाँ पर हर काम के लिए नौकर थे, जो घर की साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई का काम भी कर लेते थे। मेरी जिठानी भी नौकरी करती थी, इसलिए किचन का ज्यादातर काम मैं खुद ही करती थी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था। मेरे पास करने को कोई खास काम तो नहीं था। और मेरे उमेश की शादी को शुरू के दिन तो बहुत अच्छे बीत गए थे। फिर एक दिन उमेश ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि कंपनी उसे विदेश भेज रही है। अगर वह ये ऑफर स्वीकार कर लेता तो उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी हो जाती। उमेश के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। उमेश की जिम्मेदारी ज्यादा थी क्योंकि उसकी एक बहन कंवारी थी और उसकी भी शादी करनी थी। इसलिए सब घर वालों ने उसको ये राय दिया था कि वह इस मौका का फायदा उठाए और वह ऑफर स्वीकार कर ले। मैं भी उमेश के लिए खुश थी, मगर जब उसका बाहर जाने का वक्त आया, मैंने आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ उसको विदा कर दिया था, क्योंकि वह शादी के कुछ महीने के बाद ही मलेशिया चला गया था। मलेशिया जाने के 1 हफ्ते के बाद ही मुझे मालूम हुआ था कि मैं मां बनने वाली थी। जब मुझे इस खुशी के बारे में मालूम हुआ तो मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं खुश थी, मगर मेरा दिल उदास था, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उमेश के मलेशिया जाने के बाद मेरे दिन और रात एक जैसी बीतने लगी थी। मगर जब से मुझे खुशखबरी मिली थी कि मेरा अकेलापन, उदासी दूर करने के लिए एक नन्ही सी जान मेरे पेट में पल रहा था, मैं दिन गिनने लगी थी। जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाएगा तो मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। मैं रोजाना उमेश की वीडियो कॉल का इंतजार करती थी, क्योंकि हम दोनों के बीच बस यही एक तरीका रह गया था जिसे हम दोनों एक दूसरे को अपना हाल सुनाया करते थे। और जब वो कॉल करता तो मैं सब कुछ भूल कर खुश हो जाती थी। उमेश भी मुझे बेहद मोहब्बत करता था। मुझसे दूर रहना उसके लिए भी आसान नहीं था, मगर भविष्य के लिए उसका जाना भी तो बहुत जरूरी था। जब मैंने उमेश को मां बनने की खुशखबरी सुनाई थी तो वो बहुत खुश हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उड़कर मेरे पास आ जाता, मगर वह मजबूर था और उसने मुझसे वादा किया था कि वह जल्दी छुट्टी लेकर मेरे पास जरूर आएगा। मगर फिर काम के लोड की वजह से वह ना आ सका था। मैंने भी खुद को ये कहकर समझा लिया था कि अगर मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए था और सब्र करना चाहिए था। वैसे भी मेरे पास तो मेरा बच्चा भी आने वाला था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान, उदास नहीं होती थी। जब मेरी जिठानी को मालूम हुआ कि मैं मां बनने वाली थी तो उसने मुझ पर काम का बोझ और ज्यादा डाल दिया था और मुझसे कहने लगी थी कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो ऑपरेशन से भी बच जाऊंगी। इसी तरह मेरा बच्चा भी सेहतमंद होगा। उमेश मेरे बारे में चिंतित रहने लगा था, क्योंकि उसको मेरी हालत की परवाह थी। मेरा कमरा भी घर के दूसरे फ्लोर पर था, जबकि बाकी घर वाले फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तब उमेश मुझसे कहने लगा कि मैं नंद के कमरे में सो जाया करूं, मगर मैंने उसको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे जेठ ज्यादातर घर पर ही रहा करते थे और वह कमरे में आते जाते रहते थे। मैं उनसे घूंघट किया करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से मैंने उमेश से मना कर दिया था। मगर उमेश को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। वह मुझसे कहने लगा था मैं उसके भाई के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती थी। मगर मैंने उमेश को समझाने की कोशिश की। मैं उसके भाई को गलत नहीं समझ रही थी, बल्कि उनके नीचे रहते हुए मैं नंद के कमरे में नहीं सो सकती थी। नंद के कमरे में ही टीवी रखा हुआ था और देर रात तक वे सभी लोग बैठकर टीवी देखा करते थे और मुझे आराम करना होता, जिसकी वजह से मैंने उमेश को मना कर दिया था। मगर उमेश मुझे समझने के बजाय उल्टा मुझसे नाराज हो गया और बहुत दिन तक मुझसे बात तक नहीं की थी। पहले तो सब कुछ मामूली के हिसाब से चल रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा था मुझे अपने ससुराल वालों के व्यवहार में भी एक अजीब सी बदलाव महसूस होने लगी थी। पहले जहाँ मेरी नंद और जेठानी मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, धीरे धीरे वो मुझसे बात भी कम करने लगे थे और मेरे ख्याल रखने के बजाय वह मुझ पर उल्टा एहसान जताने लगे थे कि मैं तो वैसे भी खुश नसीब थी जो मेरा पति बाहर बैठकर पैसा कमा रहा था। उनको लगता था कि मैं अपने पति की कमाई पर ऐश आराम से जिंदगी बिता रही थी। मगर फिर मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ तो मेरी जेठानी ने सफाई वाली नौकरानी को काम से हटा दिया। मुझसे कहने लगी कि घर की सफाई का काम खुद कर लिया करूं, ताकि डिलीवरी के समय ऑपरेशन से बच सकती हूँ। मैं सारे घर की सफाई करती थी और मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। मैं हर रोज सारे घर की सफाई करती, साथ साथ किचन का भी काम करती। तब मैंने उमेश से बात की थी, वह अपनी भाभी को समझाए अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता,
क्योंकि जेठानी के बच्चे घर में बहुत कचरा फैला देते थे, जिसकी वजह से मुझे कई बार सफाई करनी पड़ती थी। मगर उमेश ने मेरी हिमायत करने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया था और कहने लगा था उसकी भाभी ने भी तो 2 बच्चे पैदा किए थे, इसलिए जैसे वे कहती हैं मुझे करना चाहिए था। मगर मेरी हिम्मत जवाब दे देती थी और मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था। तब मेरी जेठानी ने उमेश को मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें सिखाना शुरू कर दिया था कि वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे कहता था कि मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही थी, उसके हर काम से मना क्यों कर देती हूँ। मैंने अपनी जेठानी को भी समझाना चाहा, मगर उसने मुझे ये कहकर मायके भिजवा दिया था कि अगर मुझे आराम करना था तो मैं अपनी माँ के घर ही चली जाती। मैंने बहुत कोशिश की थी किसी तरह उमेश को समझा सकती, मगर उसकी तो सिर्फ अपनी भाभी की हर बात ठीक लगती थी, क्योंकि उमेश मुझे अक्सर कहता था कि उसके माँ के मौत के बाद उसकी भाभी ने उसका पूरा घर संभाला था। मगर मैं भी जानती थी उमेश की माँ की मृत्यु को ज़्यादा वक्त नहीं बीता था, मगर मैं बहस करना नहीं चाहती थी और ना समझती थी, क्योंकि मुझे भी इस वक्त आराम की ज़रूरत थी। इसलिए मैं भी अपना सामान लेकर माँ के घर आ गई। मैंने माँ और भाई को कुछ नहीं बताया था, बल्कि बस इतना ही कहा था कि मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। माँ के घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कैद से निकलकर एक अच्छी जगह पर पहुँच गई थी और माँ भी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी थी। मगर मेरे दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। उमेश के रवैये ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मुझे यकीन नहीं आता था वही उमेश जो शादी के शुरू में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी तकलीफ को समझने के बजाय अपनी भाभी की बातों में आकर मुझसे अपना दिल बुरा कर बैठा था और मुझसे गुस्सा रहने लगा था। उमेश ने मुझसे बात करना भी कम कर दिया था। पहले जहां वो मुझसे रोजाना वीडियो कॉल पर बात करता था, मगर अब हफ्ते में एक आधा बार ही मैसेज कर देता, फिर अजनबी सा हो जाता। मैं खुद से सवाल करती क्या वह भी मेरे लिए तड़प रहा होगा या सच में वह इतना बिजी हो गया था। वह अपने परिवार और अपने काम के प्रेशर में मेरी याद को भी धुंधला गया था। माँ बस मुझे सब्र की पाठ पढ़ाती थी, मगर माँ शायद जान गई थी मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही है, तभी ही वो चुप चुप उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मैं भी अंदर अंदर टूट रही थी। जब मेरे आखिरी महीने शुरू हो गए, उस बीच उमेश ने मुझसे 1-2 बार ही फोन पर बात की थी, मगर उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल बदल गया था। वो मुझे लंबी लंबी भाषण सुनाता था। जो बात मैंने उसके भाभी या नंद को मैंने कही भी नहीं थी, उस बात को लेकर मुझसे लड़ाइयाँ करता, मुझे ताने देता। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो मुझसे अक्सर फोन पर छोटी सी बात करके रख देता था या काम का बहाना बनाकर फोन बंद कर देता। मैं आंखों में आंसू लिए खुद को तसल्ली देती, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं उमेश का हर तरह का व्यवहार बर्दाश्त कर रही थी। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। उस पल मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ और उपेंद्र ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मगर मेरे दिल में एक आह जरूर थी कि मेरा पति मेरे बच्चे का बाप मेरे साथ नहीं था। उन दिनों माँ ने उपेंद्र के लिए भी लड़की पसंद कर ली थी। उपेंद्र के ससुराल वालों को भी यही शक होने लगी थी कि आखिर मैं अपने मायके में क्यों थी, क्योंकि उपेंद्र के ससुराल वाले जब भी आते तो मैं उनकी नज़रों के सामने होती थी, जबकि मेरे ससुराल वालों में से उन्होंने किसी को भी आज तक नहीं देखा था। इसलिए उनके दिमाग में शक थे और सवाल थे। मगर उस वक्त पापा ने सारी समस्याओं को संभाल ली थी। मैं भी बेफिक्र हो गई थी, मगर उपेंद्र को बहुत गुस्सा आया था। उसको बेशक माँ या मैंने कुछ नहीं बताया था, मगर सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। मेरा बेटा 2 महीने का होने वाला था, जबकि मेरे ससुराल में से कोई भी उसको देखने तक नहीं आया था। उमेश ने अपने बेटे को देखा था। मेरा हर दिन बेचैनी और परेशानी में बीतने लगा था। मुझे लगने लगा था जैसे मैं अपने माँ बाप और भाई पर बोझ बन गई थी। उपेंद्र ने भी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई थी, इसलिए समस्याएं पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। मगर मेरा दिल हर नए दिन के साथ डूबता जा रहा था। आखिर उमेश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा था और ना ही मुझे कुछ बताता था, ना ही उसके घर वालों ने मेरी कोई खबर ली थी। मैं जब भी अपने बेटे चिंटू को देखती, मुझे अपनी किस्मत पर और उस मासूम की जिंदगी पर रोना आता। मैं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, उमेश का मेरे साथ जैसा व्यवहार था, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद और जेठानी की वजह से ही तो हुआ था, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से जानती थी कि उमेश की नौकरी बहुत अच्छी थी और वो मुझे हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजता था। लेकिन उसने सिर्फ 2-3 महीने तक ही पैसे भेजे थे। उसके बाद पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। मेरी डिलीवरी हुई थी, उसमें उसने 1 रुपए भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरी जिठानी ने मेरी तरफ से उसके कान में उल्टा सीधा जहर भर दिया था कि मेरे भाई की सरकारी नौकरी है, मेरे पापा की सरकारी नौकरी है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है
और जब मैं मायके में रह रही हूँ तो पैसे वो क्यों भेजे, क्योंकि मेरे पति को उसकी छोटी बहन की शादी करनी थी। मेरी जेठानी भी प्राइवेट नौकरी करती थी, जेट सप्लाई का काम करते थे। वे दोनों पति पत्नी अपने पैसे तो बैंक में जमा कर रहे थे और सारी जिम्मेदारी जेठानी के बच्चों की और नंद की और घर के पूरे खर्च उमेश के सर पर थी। मेरे पति को ये नजर नहीं आती थी। उसके दिमाग में तो न जाने क्या भर गया था जो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बिल्कुल भूल गया था। इसलिए तो मेरी नंद और जेठानी ने मिलकर उमेश को मेरे खिलाफ भड़काया था और उसने भी उन दोनों की बातों में आकर मुझे पैसे भेजने बजाय अपनी भाभी को भेजना शुरू कर दिया था। उमेश का कहना था मेरी नंद चंदा की मेरी जेठानी उनकी माँ की जगह थी, मगर मेरी उन सब में क्या गलती थी जो मुझ पर व मेरे बेटे पर ये सब जुल्म ढाया गया था। वक्त जैसे थमसा गया था। मैं उमेश की तरफ से मिलने वाली हर उम्मीद, हर खुशी को अपनी मुट्ठी से फिसलता हुआ देख रही थी। वे मर्द जो कभी मुझे दिन भर में कई फोन करता, अपनी हर छोटी खुशी मेरे साथ शेयर करता था, अब वो हफ्तों तक मेरा हालचाल पूछना भी अच्छा नहीं समझता था। मैं चिंटू को सीने से लगाए सोचती रही कि अगर मैंने कोई गलती की होती तो शायद मुझे कुछ सुकून भी होता और उमेश का व्यवहार भी समझ में आता, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे थे मैं बेकसूर थी। उन्हीं दिनों बरखा मेरी भाभी बनकर आ गई थी। शादी के हल्ला गुल्ला में कुछ पल के लिए मैं अपना हर गम, हर दुख भुला गई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरी उदासी लौट आई थी। उमेश का व्यवहार मेरे साथ दिन ब दिन गर्माता गया। पहले तो सिर्फ खर्चा आना बंद हुआ था, मगर फिर फोर आना भी बंद हो गया था और अंत में वह दिन भी आया था जब मैं अपने बेटे की सालगिरह पर उसे खुद से फोन किया था और उसने फोन काट दिया था। मैंने आंखों में आंसू लिए बस चिंटू को इतना कहा था कि अब तुम्हारे पापा तुम्हें जन्मदिन विश करने नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत बिजी हो गए हैं। लेकिन सच ये था कि वो बिजी नहीं हुए थे, बल्कि मेरी नंद और जेठानी ने उसके दिल से मेरी जगह छीन ली थी। मेरे ससुराल में हर दिन मेरे लिए एक नया ताना, एक नया इल्जाम और एक नई साजिश बनती जा रही थी। जिस तारीख को मेरे भाई की शादी थी उसी तारीख में मेरी नंद की भी शादी थी। मेरे पति ने कहा था कि मुझे अपनी नंद के शादी में होना चाहिए, सारे घर के काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरे पति को मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। इसी बात पर उमेश मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने कहा भी कि मेरे भाई की शादी उसी डेट पर हो रही है और मेरे घर में मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। वहां पर तो भाभी हैं और जब भाभी माँ बनी हुई हैं तो वही संभाले। इसी बात पर उमेश मुझसे बहुत नाराज हो गया था और जब मैं वहां नहीं गई तो मेरी नंद और जेठानी ने मेरे खिलाफ मेरे पति को बहुत भड़काया था। बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। मेरे माँ बाप पहले ही उमेश की वजह से चुप थे क्योंकि उनका मानना था कि बेटी की इज्जत पति के साथ है और औरत को ही सब कुछ सहना सीखना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो मेरे माँ बाप बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे और मुझे भी सब्र करने का कहते थे क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था। मुझे इसलिए खुद को संभालना ही था। इसलिए मैंने कोशिश करना शुरू करती थी कि मैं खुद भी उमेश को भूल जाऊंगी जैसे वो मुझे भूल गया था और मैंने घर के कामों में दिल लगाना शुरू कर दिया था। जब उस इंसान को ही अपनी पत्नी और बेटे की फिक्र नहीं थी तो मैं उसकी फिक्र क्यों करती जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उसे भी जल्दी सब कुछ मालूम हो गया था। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसने भी मुझे सब्र से काम लेने को कहा था। मुझे भला और क्या चाहिए था। जब मेरा सारा मायका ही मेरे साथ था तो मैं अपने खुदगर्ज ससुराल और पति के फिक्र में क्यों घुलती। मैंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर लगा दी थी और हर रोज उसको देख देख कर जीने लगी थी। मगर शायद किस्मत को मेरा सुकून से रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पापा बीमार रहने लगे थे और इसी बीमारी में एक दिन वे भगवान को प्यारे हो गए थे। मुझे लगा था मेरे सर का साया भी छिन गया था। पापा के भरोसे ही तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ बैठी थी। जब पापा ही नहीं थे तो मैं किस उम्मीद पर रहती। मेरा भाई बेशक मुझे और मेरे बेटे को बहुत अच्छा चाहता था, मगर आखिर कब तक। अब तो उसकी भी शादी हो चुकी थी, अब उसकी अपनी जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी। पापा के मृत्यु के बाद तो घर जैसे सूना सूना हो गया था। उनकी बातें, उनका आशीर्वाद, उनके मौजूदगी की कमी जैसे हर दीवार से झांक रही थी। मैं दिन भर अपने बेटे के साथ खेलती, अपना दुख छुपाने की, हंसने की कोशिश करती। सच तो ये था कि मेरे अपने अंदर ही कुछ मर चुका था। पापा के होते हुए मैं खुद को मजबूत समझती थी, मगर अब कमजोरी हर दिन मेरा दामन थाम लेती थी। भाई ने वैसे तो मेरा पूरा ध्यान रखा हुआ था, माँ भी मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, मगर हकीकत ये थी कि भाई अब खुद एक पति था और बहुत जल्द बाप बनने वाला था। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वक्त और ध्यान अब उसके पास नहीं था।
जो पहले हुआ करती थी। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी क्योंकि मुझे मालूम था वह घर जिसमें अपने बेटे के साथ रह रही थी वह न तो मेरे पति का था और न ही मेरे बेटे के बाप का। इसलिए मैं हर दिन अपने बेटे को सीने से लगाकर यही सोचती थी। मेरे जीने की असल वजह बस यही था। और फिर एक दिन वह भी आ गया था जब मेरा भाई भी एक बेटी का बाप बन गया था। मैं उस दिन बहुत खुश थी और भाई की बेटी को गोद में लेकर बहुत प्यार करना चाहती थी। मगर अब बरखा का व्यवहार मेरे साथ बदलना शुरू हो गया था। वह जो पहले बहुत मोहब्बत देती थी, सब्र करने को कहती थी, एकदम से मेरे और मेरे बेटे का होना उसको अपने घर में बहुत बुरा लगने लगा था और मुझे ये बात साफ महसूस हो रही थी। वैसा नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं जो मेरे भाई का था। भाई की बेटी की पैदाइश पर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं जैसे ही उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था, मेरे अंदर एक माँ, एक बुआ की मोहब्बत जाग उठी थी। उसकी नरम नरम उंगलियां जब मेरे हाथों से टकराई, जैसे मेरा दिल मुस्कुरा उठा था। लेकिन उस खुशी के पल में एक छुपी दर्द थी जो बरखा के नजरों में और उसके व्यवहार में धीरे धीरे कम हो रही थी। पहले पहले तो मैंने नजरअंदाज किया था और खुद को तसल्ली भी दिया था। शायद थकावट का असर था, लेकिन दिन बीतते गए और बरखा का व्यवहार बदलता गया था। अब भला वो मुझे क्यों बर्दाश्त करती। अब वो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। कभी उसे मेरे बेटे के खिलौने का शोर बुरा लगता तो कभी किचन में मेरा रहना उसे खटकता था। कभी मेरा चुप रहना उसको चुभने लगता। मुझे एहसास होने लगा था कि बरखा नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर में और ज्यादा रहूं। मगर मैं कहाँ जाती। ससुराल में जहाँ मेरा पति तो था ही नहीं और ससुराल वाले मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो बरखा मुझे अपनी दोस्त समझती थी, मगर जब से उसकी बेटी आई थी वो मुझे एक बोझ समझने लगी थी। मुझे और मेरे बेटे से अक्सर चिढ़ने लगी थी। एक रात मैंने भाई और भाभी को किचन के कोने में बात करते हुए सुना था। आखिर वह कब तक इस घर में रहेगी। बरखा के इस बात पर मेरा भाई बिल्कुल चुप था। तब बरखा कहने लगी, मैं नहीं चाहती वो हमेशा यहाँ रहे। ये हमारी जिंदगी है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद उसके पास जवाब देने को कुछ था ही नहीं। मैंने वह सारी रात जाग कर बिताई थी और अपने बेटे को सीने से लगाकर बस रोती रही। मेरा दिल सवाल करता था, क्या ये मेरा वही भाई था जिसने पापा के बाद मेरे लिए दीवार बनने का वादा किया था। सुबह हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा था। मेरी आंखें सूजी हुई थी, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरी हालत देखकर माँ परेशान हो गई थी, मगर बरखा के चेहरे पर वही सख्त असर दिखाई दे रहे थे। मैंने घर के सारे काम अकेले ही करना शुरू कर दिए थे ताकि बरखा को मुझे या मेरे बेटे से कोई परेशानी ना हो। मगर वह फिर भी खुश नहीं होती थी। मैं अपने ही भाई के घर में उसकी पत्नी और बेटी की नौकरानी बनकर रह गई थी। मैं सारा दिन घर के काम काज में बिता देती। अक्सर चिंटू रोता रहता, मगर मैं अपने बेटे को रोता छोड़कर काम में लगी रहती ताकि मेरी भाभी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मगर वह किसी तरह मुझसे खुश नहीं रहती, बल्कि वह तो मुझसे और मेरे बेटे से चीजें छुपा छुपा कर रखने लगी थी। जब मैं अपने बेटे को रोता बिलखता देखती तो मेरा दिल कट कर रह जाता। मैं जानती थी कि बरखा मुझे और मेरे बेटे से चीजें छुपाने लगी है, इसलिए मैं खुद ही वह चीज खानी छोड़ देती जो भाई लेकर आता था। बल्कि जो खाना बनाती बस 2 वक्त की रोटी खाकर सब्र कर लेती और अपने बेटे को अपने गोद में छुपाकर रोती रहती। मैंने जितनी परेशानी बर्दाश्त की थी, मुझे लगता था जैसे कि मेरा बेटा अनाथ था जो मुझे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसका बाप अगर जिंदा था तो मेरे और मेरे बेटे के किसी काम का नहीं था। उसके होते हुए भी मैं और मेरा बेटा 2 वक्त की रोटी को तरस गए थे। मगर मैंने कभी भाई और भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। वैसे ही वक्त बीत गया था और मेरा 5 साल का बेटा हो गया था। वे दोनों सारा दिन घर में खेलते कूदते रहते, मगर बरखा मेरे बेटे को बिन वजह डांटती और मारती रहती। वह घर में गंदगी फैलाता था, जबकि वह तो बस भाई की बेटी परी के साथ खेलता। लेकिन मैं जानती थी कि बरखा उसको डांट कर मार कर मेरा गुस्सा उस मासूम पर उतारती थी। और भाई भी एकदम चुप था। शायद उसको भी मेरा अपने घर में रहना खटकने लगा था, इसलिए तो वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। मेरा भाई जब भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए कुछ चीज लेकर आता तो मैं चिंटू को लेकर कमरे में आ जाती ताकि वह जिद न करे। मगर वह तो बच्चा था, वह अपने दिल को कैसे काबू करता। वह भागकर परी के पास जाता और उसे चीजें लेकर खाने की कोशिश करता। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बेटे और अपने लिए नए कपड़े ले सकती। अपना गुजारा तो मैं जैसे तैसे कर ही रही थी। मैं अपने बेटे के लिए तड़प जाती। जब भाई अपने बेटी के लिए नए कपड़े लाता, जूते लाता, बरखा घर में रखकर कहती कि मेरे मायके से मिला है, मैं जानकर भी कुछ न कह पाती और अपने बेटे को वही पुराने कपड़े पहनाकर खुश हो जाती। मगर कभी कोई शिकायत अपने जुबान पर आने ना देती। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि भाई भाभी ने मुझे अपने छत के नीचे रहने के लिए जगह दी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया
जब मुझे वह छत छोड़ने का भी फैसला करना पड़ गया था। जब गर्मियों की तपती दोपहरी थी और मैं किचन में खड़ी काम निपटा रही थी, चिंटू को मैंने फटी बनियान और कच्छा पहना रखा था और वह परी के साथ खेलने लग गया था। जब बरखा परी को एक साइड में ले गई और कुछ खिलाने लगी, वह देखकर चिंटू के मुंह में भी पानी आया था। तब वो अपने मामी से कुछ कहे बगैर फ्रिज के तरफ दौड़ लगा दिया। फ्रिज का दरवाजा खोलकर खाने के लिए ढूंढने लगा। मेरी नजर उस पर थी। मैं उस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी जो पाँव की एड़ियां उठाकर खाने के लिए देख रहा था। तब उसका हाथ रात की बची हुई आइसक्रीम पर जाकर ठहर गई। उसने उस आइसक्रीम को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे दूध का पतीला नीचे गिर गया, जिसको देखकर बरखा गुस्से से खोलती हुई उसके पास आई और उसके नन्हे से गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारा। उस मासूम को जली कटी सुनाने लगी, भूखे नंगे, हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। उस मासूम के हाथ में रात की पिघली हुई आइसक्रीम ही तो थी, उस जालिम ने छीन ली थी और फिर फ्रिज को भी ताला लगा दिया था। वो मेरे सामने मेरे 5 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि उसके गाल पर उसके उंगलियों के निशान साफ नजर आने लगे थे। मगर मैंने सब्र से आंखें मीच ली थी और रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर कहा था, इस तरह खुद कुछ मत खाया करो, मुझसे कहा करो या भगवान से मांग लिया करो, वह सब देता है। मैंने तो उसे यूं ही बहलाने के लिए कहा था, भगवान से मांगता। और वह मासूम बच्चा तो सच में सर जमीन पर रखकर बैठ गया और भगवान से रो रो कर बातें करने लगा था। भगवान आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर अच्छा खाना खिला दो। मैं उनके नन्हे से जोड़े हुए भगवान की तरफ हाथ को अपने बाहों में उठा लिया था और अपने कमरे में आकर उमेश को याद करके उसको कोसने लगी थी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथों की जिंदगी बिता रहा था। मगर मैं अपने बेटे की प्रार्थनाओं पर तड़प उठी थी। उसके शब्दों में बहुत दर्द छुपा हुआ था। मैं ये नहीं जानती थी भगवान बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी भी स्वीकार करेगा। 2 पल बाद ही अचानक घर के दरवाजे पर किसी की आहट हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने जमीन घूम गई थी, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, उमेश था, मेरे बच्चे का बाप, मेरे चिंटू का बाप था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। चिंटू उसे पहचान नहीं पाया था, मगर उमेश ने उसे पहचान लिया था। वह तो उसका बाप था। उमेश ने कुछ भी कहे बगैर चिंटू को अपने गले से लगा लिया था, उसे प्यार करने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर 5 सालों के बाद उमेश के दिल में मेरी याद कैसे आ गई थी। वह तो सिर्फ अपनी बहन और भाभी की ही बातें सुनता था, जो हर वक्त उसको मेरे खिलाफ ही भड़काती रहती थी। वो मेरे पास कैसे लौट आया था? मगर उमेश मुझसे माफी मांगने लगा था। उसने अपनी भाभी और बहन की बातों में आकर मेरे साथ नाइंसाफी की थी और अब वो मुझे लेने आया था। उमेश बार बार मुझसे यही सब कह रहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी भाभी की बातों में आकर तुम्हें नजरअंदाज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि भाभी और भाई ने मेरी बहन चंदा की शादी करते ही उन्होंने पोच कॉलोनी में अपने नाम से जमीन खरीद कर वहीं शिफ्ट हो गए थे और उमेश के लिए वो पुराना मकान छोड़ गए थे। उमेश के दिमाग में अब वो सारी बातें आने लगी जब उमेश ने उस घर के लिए अपनी बीवी और बच्चों तक का छोड़ दिया था और आज वे खाली हाथ रह गया था। और उस पुराने मकान में भी मेरे जेठ और जेठानी का हिस्सा था। अब दोनों नंद भी बड़े जेठ जेठानी को गलत ठहरा रहे थे, क्योंकि उमेश की भाभी ने मेरी नंदों को कुछ भी नहीं दिया था और सब कुछ लेकर अपना मकान बनाकर अकेले बैठ गई थी। अब उमेश को सब कुछ समझ में आ गया था, तभी वह शर्मिंदा होकर मुझे लेने आ गया था और उसे एहसास हुआ था कि भाभी की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं। मैंने उमेश से बस इतना कहा था, मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगा जब तुम अपने बेटे को भी भूल गए, जब मुझे बहुत दुख हुआ था। ये कहते कहते मेरी आवाज भारी हो गई थी, मगर मैं रोई नहीं। वे 5 साल कैसे बिताए थे, मेरी आंखों से आंसू भी छीन लिए गए थे, मगर मेरा दिल खुश था। उमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मेरे और मेरे बेटे के पास लौट आया था। उमेश ने हाथ जोड़ दिए थे। मेरे दिल में एक तूफान उठ गया था। एक तरफ उसकी मेरी तरफ से लापरवाही थी, दूसरी तरफ वो सब रातें जब मैंने चिंटू को अकेले ही संभाला था, जब जमाने की नजरें मुझे दागदार कर रही थी। मेरा पति कहाँ था? उस पल मेरे अंदर की माँ कमजोर पड़ी थी, मगर मैंने खुद को संभाला था। मैं कमजोर नहीं थी। वह पल मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। 5 साल की रातें, उसमें रोना और भगवान से प्रार्थना सब रंग ले आई थी, मगर दिल में अभी भी डर था, कहीं मेरी जेठानी एक बार फिर से मुझे उस घर से न निकाल दे। मगर उमेश ने मुझसे वादा किया था कि वह हर हाल में मेरा साथ देगा, क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा था। आज मैं और उमेश अपने बेटे चिंटू को लेकर मलेशिया में आ गई थी। उस पुराने मकान को हमने किराए पर उठा दिया था। जेठानी से दूर अपने पति के साथ एक ऐसी दुनिया में रह रही हूँ जहाँ मुझे अब तो अपनी भाभी की भी कोई जरूरत नहीं और न ही अपनी जेठानी और नंद के इल्जाम का कोई डर।
हाँ, मेरी नंद और जेठानी का फोन आता है। अब वो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं। जितना दिल उन लोगों ने मेरा दुखाया मैं कभी नहीं भूल सकती। और मेरी भाभी भी मुझसे कभी कभी फोन पर बात करती रहती हैं। और मेरा बेटा भी यहाँ स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वे 5 साल के घाव में कभी भुला नहीं सकती। मैंने अपने पति उमेश को तो माफ कर दिया, लेकिन मेरे इस आपबीती को सुनाने का मतलब यही है कि मेरा मैसेज उन सभी मर्दों के लिए होना चाहिए जो विदेश में बैठे या अपने घर वालों के चढ़ाने में आकर अपने बीवी बच्चों को त्याग देते हैं, सिर्फ अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो तुम्हें एक पुराने कपड़े की तरह निचोड़कर बाहर फेंक दिए जाते हो और बाद में तुम्हें अपने बच्चे और बीवी ही संभालते हैं। तो इसलिए याद रखिए, किसी के चढ़ाने में आकर अपने परिवार को ना खोए। मेरी बात अगर आप लोगों के दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।